हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास संघर्ष से लेकर सफलता की ओर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना सारा ध्यान, अपना सारा टाइम अपनी पढ़ाई में लगा रहे होंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम घटनाचक्र सीरीज़ में हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में, मौर्य काल के बारे में। अब हम उसको कंटिन्यू करते हुए मौर्योत्तर काल की, मौर्यों के बाद का जो काल था उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से वंशज आए, देश के बाहरी भी जो विदेशी वंशज हैं वे भी आए, कुछ देश के भी नए पैदा हुए। ठीक है दोस्तों, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वो थोड़ा आप लोग रिकॉल कर लें। कुजुल कडफिसेस, कौन? कुजुल कडफिसेस, ये भारत में सबसे पहले पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार करने वाला व्यक्ति था और इसने सिर्फ तांबे के सिक्के जारी किए थे। किसने? कुजुल कडफिसेस ने सिर्फ तांबे के सिक्के जारी किए थे। इसके बाद विम कडफिसेस आया, उसने सोने और तांबे दोनों के सिक्के चलाए और इसके सिक्कों पर शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति मिली है और इसने महेश्वर नामक उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि? महेश्वर। किसने की थी? विम कडफिसेस ने। ठीक है। उसके बाद भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया था? इंडो ग्रीक, जो कि हिंद यवन राजा थे। इन्होंने भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन कराया था, जबकि इनको एक अच्छे प्रारूप में या नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने वाला या जो श्रेय जाता है वह कुषाण के शासकों को जाता है। किसको? कुषाण के शासकों को। ठीक है। चलिए, कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे और कुषाण शासक जो कि कनिष्क है उसके सिक्कों पर बुध का अंकन मिलता है। इनके बाद योद्धेयों, कौन है? योद्धेयों का प्रमाण मिला कहाँ से? पुराणों से, अष्टाध्यायी से और वृहत संहिता से इनका प्रमाण मिला है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था और इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि जो आजकल आप कैलेंडर यूज़ करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं इसको, और इसमें हमें पता है कि 2 संवत शुरू हुए थे। एक हुआ था सत संवत और एक हुआ था आपका विक्रम संवत। ठीक है। तो जो विक्रम संवत का अगर हमें पता लगाना है तो हम इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 जोड़ देंगे। जो साल होगा 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत पता लग जाएगा और उसमें से 78 घटा देने पर आपको शक संवत पता लग जाएगा। ठीक है। चलिए, ऐसा क्यों? क्योंकि जो विक्रम संवत था वह 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। कब? 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। और जो आपका शक संवत था वह 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। तो 57 जोड़ देने पर आपका विक्रम संवत निकल जाएगा और 78 घटा देने पर आपका शक संवत निकल जाएगा। ठीक है। विक्रम संवत को 2 और नाम से जानते हैं, एक है करत संवत और एक है मालव संवत। ठीक है दोस्तों, और हमने भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया है। ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो द्वितीय, स्ट्रेटो प्रथम, डेमेट्रियस या मेनांडर? तो दोस्तों, स्ट्रेटो द्वितीय ने, किसने? स्ट्रेटो द्वितीय ने आपके शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। और ये कौन सा शासक था? यह आपका हिंद यवन शासक था और इसने 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक शासनकाल माना जाता है। कब से? 25 ईसा पूर्व से 10वीं ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? हुविस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अगाथोक्लिज? तो दोस्तों, जो वासुदेव और संकर्षण एक साथ अंकित हैं वह है अगाथोक्लिज के सिक्कों पर।
किसके? अगाथोक्लीज। ठीक है। हिंद यवन शासक मिनांडर, जब हिंदी यवन शासक इंडो ग्रीक रूलर था मिनांडर, उसकी मृत्यु के बाद में उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम अवयस्क था। क्या था? अवयस्क। इसलिए उसकी पत्नी अगाथोक्लीज ने शासन संभाला। अगाथोक्लीज द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्कों पर संकर्षण, संकर्षण कौन थे? बलराम। कौन थे? बलराम और वासुदेव के चित्र अंकित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। तो बिंबिसार हमें पता है कि मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। यह हरियंक कुल के संबंधित था। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था और महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मिनांडर है जिसको मिलिंद के नाम से जाना जाता है, यह उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था और इसका समय था 155 अथवा 150 से 130 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंबिसार है वह और गौतम बुद्ध, ये 544, 492, 563, 482 इस तरह का इनका समय काल है, लेकिन ये 150 से 130 ईसा पूर्व है, तो यह उनके समय का नहीं है। मिलिंद को किस नाम जाना जाता है? मिनांडर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किससे अभिलेख में मिलता है? तो यह मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। किसमें? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़, नासिक, मित्री, सांची। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रुद्रदामन जूनागढ़ से संबंधित है। ठीक है। और जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? सुधारा था किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, सूची दी गई है दोस्तों, इनको सुमेलित करना है। डेमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडोफिनीज या विम? पल्लव, कुषाण, हिंद यूनानी, शक। तो डेमेट्रियस कौन थे? हिंद यूनानी। ठीक है। रुद्रदामन कौन है? शक। और आपका गोंडोफर्निस ये आपके हैं पल्लव और आपके विम कुषाण। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें A1, B4, C1, D2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। अभी हमने पढ़ा था किसने किया था तांबे के सिक्कों को जारी? कुषाणों ने। किसने किया था? कुषाणों ने। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि हमें पता है शुरुआत किसने की थी? हिंद यवन शासकों ने, लेकिन नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित किसने कराया था? कुषाणों ने। ठीक है। चलिए, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? किसने? कुषाण ने। अभी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 10, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विम, कडफिसेस, कनिष्क, नहपान, बुधगुप्त। तो किसके सिक्कों पर मिला है? कनिष्क के सिक्कों पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सोने के सिक्के कुजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस, कनिष्क प्रथम और हुविस्क। तो हम जानते हैं कि कुजुल कडफिसेस ने तो किसके? तांबे के सिक्के चलवाए थे, लेकिन विम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए थे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि विम कडफिसेस। क्या जवाब होगा? विम कडफिसेस। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12, योधे क्या है? योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो योधे सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? हमें कार्तिकेय का। किसका मिलता है? कार्तिकेय। योधेयों का प्रमाण हमें मिला था, मैंने बताया था आपको, पुराण से, अष्टाध्यायी और वृहत संहिता से। ठीक है, इन ग्रंथों से मिलता है। और इनका साम्राज्य कहाँ पर था? दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच। ठीक है, और इनके सिक्कों पर आपको कार्तिकेय का अंकन मिलता है। नेक्स्ट, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? जो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी या 121? तो दोस्तों 81 ईस्वी। क्या है? 81 ईस्वी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14, क्वेश्चन नंबर 14, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? कुषाण शासक का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 ईसा पूर्व, 78 एडी, एनो डोमिनी। ठीक है ना, 78 एडी, 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो शक संवत आपका प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है वर्षों में? तो ये आप बता देंगे, क्योंकि एक शुरू हुआ था 57 वर्ष पहले, एक शुरू हुआ था 58 वर्ष बाद। ठीक है, आपको बताया था कि जो आपका विक्रम संवत था वह कब शुरू हुआ था? वह आपका शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व के प्रारंभ में, और आपका शक संवत 78 ईस्वी में। तो इन दोनों यदि आप जोड़ देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वही इसका जवाब होगा, और जवाब होगा इसका 135 साल। कितना? 135 साल का शक संवत और विक्रम संवत में अंतर है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च, 15 मई, 31, 21। इसमें आप एक चीज़ और देख रहे हो दोस्तों कि 22 मार्च अथवा में एक डेट और लिखी हुई है और उससे पहली या बाद की। मान लो 15 मई के साथ 16 मई लिखी हुई है, जबकि 22 मार्च 21 मार्च लिखा हुआ है, 31 मार्च 30 मार्च लिखा हुआ है, 21 अप्रैल 20 अप्रैल लिखा हुआ है। तो कौन सी डेट है दोस्तों? तो वह है आपकी 22 मार्च। क्या है? 22 मार्च। क्यों? क्योंकि आपका जो चैत्र है वह भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला माह होता है। ठीक है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों में यह मिलती जुलती है। अगर आमतौर पे देखा जाए तो चैत्र 22 मार्च को होता है। कब? चैत्र 22 मार्च से शुरू होता है। लेकिन अगर लीप वर्ष है, आपका लीप ईयर है, तो यह 21 मार्च से शुरू होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? आपका 57 ईसा पूर्व से। कब से? 57 ईसा पूर्व से। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो शक संवत का वर्ष पता लगाने के लिए हमने आपको बताया था कि उसमें से आप 78 माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? 78 माइनस। तो अगर आप 2009 में से 78 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1931। क्या आ जाएगा? 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित ऊपर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, A, B, C, D। इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों अगर देखा जाए
तो अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बोध संगीति की अध्यक्षता की थी और कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन आपके 12वीं शताब्दी में हुए थे। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा, मतलब कि अश्वघोष और वसुमित्र, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड किस में है, आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अश्वघोष किसका समकालीन था, अभी हमने पढ़ा कनिष्क का समकालीन था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। तो अश्वघोष, नागार्जुन, चरक ये कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। यहाँ तक कि एक नाम और बताते हैं आपको, आगे काम आएगा, पार्श्व। क्या है, पार्श्व। तो अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और पार्श्व ये चारों कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, लेकिन पतंजलि इनके दरबार से संबंधित नहीं थे, क्योंकि पतंजलि ने तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है, और ये शुंग काल के विद्वान थे। क्या थे, शुंग काल के विद्वान। कौन, पतंजलि। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था, अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, विशाखदत्त। तो हमने पढ़ा कि अश्वघोष, पार्श्व और वसुमित्र और नागार्जुन और चरक ये कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं। चलिए, विशाखदत्त नहीं है। 24, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रक्तक अभिलेख में नहीं है। ये 4 नगर दिए हैं, किसका उल्लेख कनिष्क के रक्तक अभिलेख में नहीं है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। तो दोस्तों श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। किसका, श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। किस आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद आचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। सुश्रुत, वाग्भट, चरक, जीवक। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिसमें मैं आपका नाम बता देता हूँ। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का जो राजवैद्य थे जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य, इन सब ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। तो अगर हम बात करें तो आपका चरक भी इसका जवाब होगा और जीवक भी इसका जवाब सही रहेगा। ठीक है, तो किस किस आयुर्वेद आचार्य ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, तो चरक और जीवक दोनों ने ही यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए 26, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। सारनाथ, बेसनगर, अयोध्या, हाथी गुम्फा। तो अयोध्या लेख से, किससे मिलती है, अयोध्या लेख से हमें पता लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग कौन था, कैसे राजा बने थे, तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक जो अंतिम बृहद्रथ थे, यह उनका सेनापति था, और इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी, और इसका उल्लेख हमें अयोध्या लेख से मिलता है। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था कण्व वंश ने। किसने, कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर शासन किया था। ठीक है, तो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार दिया गया। जैसे शुंग वंश के स्थापक पुष्यमित्र ने धोखेधड़ी से अपना शासन स्थापित किया था, उसी प्रकार वासुदेव के षड्यंत्र से भी शुंग वंश का नाश हुआ और वासुदेव ने नए राजवंश की नींव डाली, और यह किस नाम जाना जाता है, कण्व वंश। किससे, कण्व वंश। चलिए नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव, समुद्रगुप्त। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। और गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश के थे? सातवाहन। ये सातवाहन में से संबंधित थे। ठीक है। और उससे ने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण्य को फिर से स्थापित किया था। क्या? चातुर्वर्ण्य को, मतलब 4 वर्ण वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था और वन संकर को रोका। वन संकर मतलब कि वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था कौन सा? सातवाहन। कौन सा? सातवाहन। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या शिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 30, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? अभी आपको बताया किसका संस्थापक था, बताइए। चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन। तो सातवाहन का संस्थापक था कौन? सिमुक। सिमुक को किस नाम से जानते हैं? सिमुक को सिंधुक और शिप्रक के नाम से भी जानते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांजाऊ, पानयोंग, शी हुआंगटी, होटी। तो किसको? पांचाऊ को। किसको? पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था। चलिए 32, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? हमने पढ़ा कुषाण वंश ने फैलाया था। किसने? कुषाण वंश ने। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कब से? मौर्य, गुप्त, कुषाण, हर्षवर्धन। तो कुषाण काल से बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो हड़प्पा, कुषाण, मुगल, मराठा, चित्रित, गांधार, अजंता और पहाड़ी। तो दोस्तों कौन सा एक सही सुमेलित है? तो हमने पढ़ा था कुषाण। हमने पढ़ा था कुषाण, जिसने गांधार कला शैली से संबंधित है। ठीक है। क्योंकि कुषाण काल में, कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, एक गांधार शैली का और एक मथुरा शैली का। बाकी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली कब? कुषाणों के समय में। किस समय फली? कुषाणों के समय में फली। नेक्स्ट 36, सुमेलित नहीं है यह बताना है। कुषाण, गुप्त, सातवाहन, कलचुरी, स्वर्ण एवं ताम्र, स्वर्ण एवं रजत, स्वर्ण और स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। तो कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। ठीक है। किसके? स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। दूसरा, इसके अलावा गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चलवाए थे। कलचुरी ने आपके स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के चलवाए थे। लेकिन सातवाहन ने सिक्के चलवाए थे वह सोने के सिक्के नहीं, उन्होंने चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। इसका मतलब सुमेलित नहीं है, वह आपका ऑप्शन सी सातवाहन स्वर्ण, यह सुमेलित नहीं है। यहाँ पर चांदी, तांबा और शीशा आना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था क्यों? हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के कारण, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु या बुद्ध प्रतिमा के लिए? तो यह था बुद्ध प्रतिमाओं के लिए, क्योंकि बामियान पहाड़ियों को काटकर बुद्ध प्रतिमा बनवाई गई थी। लेकिन बाद में अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन के दौरान बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया था। तो बुद्ध प्रतिमाओं के कारण बामियान जो कि अफगानिस्तान में है वह प्रसिद्ध था। चलिए 38, सूची दी गई है।
इसमें एक तरफ आपकी कला, एक तरफ राजा। गांधार कला हम जानते हैं कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख हमें पता है रुद्रदामन से है। मिलिंद पन्ह ये मिनेंडर से है। और तक्षशिला शिलालेख यह पतिक से है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसको क्या कहते हैं, आपको बताया था, उसको कहते हैं आप लोग गांधार। क्या कहते हैं, गांधार शैली, क्योंकि यह भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान, जिसको आप शिष्ट कहते हैं, का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो यह होता था गांधार मूर्ति कला में। किसमें? गांधार मूर्ति कला में उपयोग होता था। चलिए नेक्स्ट 41। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? देखो यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं, एक यूनानी, एक शक, एक कुषाण। तो इन तीनों ने किस किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया वह आपको बताना है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि सबसे पहले यूनानी जो कि 326 ईसा पूर्व सिकंदर आया था। उसके बाद शक प्रथम, शक जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। उसके बाद कुषाण जो कि पहली शताब्दी ईस्वी में आया था। तो यूनानी के बाद शक, शक के बाद कुषाण, ये कौन थे? ये थे आपके भारत पर आक्रमण करने वाले लोग, उनका कालानुक्रम यूनानी, शक, कुषाण। चलिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस, कैम्बिसियस, डेरियस प्रथम या सहार्स? तो डेरियस प्रथम वह पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। और कहा जाता है कि संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश पर इसने अपना कब्जा कर लिया था और पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। कहाँ तक? राजपूताना के रेगिस्तान तक। चलिए, किन राजवंशों में सबसे पुराना, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था कौन सा? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। तो हमने पढ़ा कि सातवाहन इन सब में पुराना था, ये तो बाद में आएंगे। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? जो आंध्र सातवाहन हैं इन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में है और उसमें 19 राजाओं की सूची मिलती है। किस में मिलती है? मत्स्य पुराण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में या दुर्ग में? तो अमरावती में सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, जो कि प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र मत्स्य या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कण्व वंशीय शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया प्रतिष्ठान। क्या था? प्रतिष्ठान। तो सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। ठीक है, उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, सुशर्मन। तो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र
रक्षक। तो किसको कहा गया है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक, हाथी गुम्फा, मित्री, गिरनार। गौतमीपुत्र, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन प्रथम। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? आपका भीतरी पुलकेशिन द्वितीय सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? भीतरी पुलकेशिन द्वितीय सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका भीतरी स्तंभ लेख है इसका संबंध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है। किसका? स्कंद गुप्त से। भीतरी स्तंभ का स्कंद गुप्त से है। और अगर बात की जाए पुलकेशिन द्वितीय की, इसका संबंध है ऐहोल अभिलेख से। किससे? ऐहोल अभिलेख से। तो हमारा गलत कौन सा हो गया? आपका सी, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। शुंग, सातवाहन, कदम्ब, चंदेल। शुंग, सातवाहन, कदम्ब, चंदेल। तो शुंग आपका पाटलिपुत्र, सातवाहन आपका पैठन, कदम्ब आपका बनवासी और चंदेल आपका महोबा। ठीक है, शुंग आपका पाटलिपुत्र, क्योंकि एक तरफ राजवंश है एक तरफ राजधानी है। शुंग पाटलिपुत्र है, सातवाहन पैठन है जिसको आप प्रतिष्ठान भी कहते हैं, कदम्ब बनवासी, चंदेल महोबा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट 50। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और एक को अभिकथन है और दूसरा कारण है। पहला अभिकथन क्या है? सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कैसा हुआ? बिल्कुल हुआ। दूसरा, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। ठीक है, अपनाया। इसका आपको मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुणाढ्य तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ्य ने वरत कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैशाची प्राकृत में लिखा गया था। सर्ववर्मन ने कांत्रक नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कनेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करते थे। इसलिए ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका ए होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं क्योंकि ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, क्योंकि इसने कहा कि संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। बिल्कुल हुआ। और हुआ क्यों? क्योंकि जो राजा थे वह साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अनेक लोक भाषाओं को अपनाते थे, उन्होंने अपनाया था इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? गिरनार के स्तंभलेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभलेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ या सारनाथ लेख के साथ। तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों हाथी गुम्फा लेख के साथ। किससे? हाथी गुम्फा लेख के साथ। क्योंकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक, कहाँ का? कलिंग का जो चेदी वंश था उसका शासक है खारवेल। ठीक है, और ये प्राचीन इतिहास में अगर देखा जाए तो महानतम सम्राटों में से एक है। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से इसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो राजा खारवेल किससे जुड़े हुए हैं? हाथी गुम्फा लेख के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो हमने अभी पढ़ा खारवेल। इनमें क्योंकि अशोक, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय और खारवेल, इन चारों में से खारवेल जैन धर्म के संरक्षक था। नेक्स्ट 53। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्न में से किस वंश से संबंधित थे?
तो किस वंश से? अभी हमने पढ़ा चेदी वंशीय खारवेल। तो चेदी वंशीय खारवेल का मतलब ऑप्शन हो गया ए, चेदी वंश से थे। फिर है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो किस विषय में है? खारवेल के विषय में। किसके विषय में? खारवेल के विषय में। और ये हाथी गुम्फा मिले कहाँ से? यह उदयगिरी की पहाड़ियों से मिले। कहाँ से? उदयगिरी की पहाड़ियों से। और ये उदयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? यह उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर है। कहाँ पर है? तो आप कह सकते हैं कि उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि में, स्थापत्य कला में, विज्ञान में या साहित्य में? तो दोस्तों, जो पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन था, यह सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। किससे? उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि यह विधि के क्षेत्र से काफ़ी योगदान दिया है। नेक्स्ट, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी थी? टेसियस ने, प्लिनी ने, टॉलमी ने, स्ट्रैबो ने या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से ज़्यादा? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा आपका ई। क्या उत्तर होगा? ई। क्यों? क्योंकि यह एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईसावी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। उसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये एक अनाम व्यक्ति ने लिखी। किसने? अनाम व्यक्ति ने लिखी, जिसका हमारे पास कोई नाम नहीं। हाँ, ये पता है कि अलेक्जेंड्रिया का कोई नाविक था। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इतिहास से, मौर्योत्तर काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैटर अच्छा लग रहा है। साथ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में लेकर आते हैं और अच्छा मटेरियल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम दोस्तों।